हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुलयारेस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीड साइकोलॉजी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें आज अपने बात करने वाले हैं क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में। दोस्तों, 5वीं यूनिट का ये टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटा है और देखिए इसका मैटर भी सीमित है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और हमने ये प्रयास किया है कि इससे संबंधित जो भी प्रश्न है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, उन सभी को संकलित किया जाए और उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनके विषय में बात की जाए। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिएगा, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है क्रियात्मक अनुसंधान का सोपान है। इनमें से सोपान कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है उसका सोपान कौन सा है? समस्या का चयन, तथ्य संग्रह की विधियां, योजना का क्रियान्वयन या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। ये सारे के सारे जो हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान यानी चरण माने जाते हैं। दोस्तों यहाँ अपने एक चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले जो एंडरसन थे उन्होंने जो सोपान बताए थे, उन्होंने 6 सोपान बताए थे और वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये पूरे जो टॉपिक है वो आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो क्रियात्मक अनुसंधान का पूरा वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है साइकोलॉजी का मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं। तो पहला जो चरण था अपना वो देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान किससे स्टार्ट होता है? समस्या से ही होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? समस्या की पहचान होगी। दोस्तों एंडरसन ने जो चरण बताए हैं उसकी अपने बात कर रहे हैं, जो एंडरसन के हैं उन्हीं को देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला ये रहेगा। दूसरा रह गया, समस्या को हम क्या करेंगे? समस्या को परिभाषित करना है और उसका क्या करना है? विश्लेषण करना है। ये अपना दूसरा चरण रहेगा। तीसरे चरण की बात करें तो समस्या के कारणों का विश्लेषण होगा। कारण का विश्लेषण, जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका विश्लेषण किया जाएगा। और चौथे के रूप में हम ले सकते हैं उपकल्पना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परिकल्पना क्या होती है दोस्तों? जब भी हमारे सामने कोई समस्या होती है तो उससे संबंधित जो भी अपने कयास लगाते हैं, यानी ऐसा करने से ये हो जाएगा, जो भी हालांकि वो सच नहीं है, तो परिकल्पना या उपकल्पना ये इसी श्रेणी में आते हैं जो अपने किसी समस्या के हल के रूप में देखते हैं। और फिर अपने क्या करेंगे? इस उपकल्पना के परीक्षण का प्रारूप तैयार करेंगे दोस्तों। और छठे में हम क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जो 6 चरण है वो किसके द्वारा बताए गए हैं? एंडरसन के द्वारा बताए गए हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान होगी, फिर समस्या को परिभाषित और उसे विश्लेषित किया जाएगा, फिर समस्या के कारणों का हम क्या करेंगे? विश्लेषण करते हैं, फिर उपकल्पनाएं बनाएंगे, परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है दोस्तों। परिकल्पना क्या होती है? किसी भी समस्या से संबंधित जो भी अनुमानित चीजें हैं, जो अनुमानित कारण है, उसी को अपने लेकर के चलते हैं। उसके बाद में जो परिकल्पना है उसका परीक्षण कैसे करेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा और उसका निष्कर्ष। ये जो है हमारे 6 चरण है, किसके द्वारा बताए गए हैं? एंडरसन। तो सबसे पहला कौन सा है? समस्या का पहचान, समस्या का चयन, ये सारा इसी में रहेगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये भी सही था हमारा, ये भी सही था, यानी ये सारे के सारे क्या हैं? चरण हैं। ये हमने एंडरसन की बात की है, लेकिन ये अन्य किसी विद्वान के द्वारा बताया हो सकता है, लेकिन है तो इसी से संबंधित। आप आराम से इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा अगले प्रश्न की बात करें। क्रियात्मक अनुसंधान जो हुआ उसमें परिणाम जो आए उनका प्रयोगकर्ता कौन होता है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? शोधनकर्ता, पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक या फिर विद्यालय के छात्र। क्रियात्मक अनुसंधान जो होगा उसके परिणाम निकलेंगे, वो कौन होगा दोस्तों? उसका प्रयोग कौन करता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है शोधनकर्ता। दोस्तों इसमें क्या होता है? उपभोक्ता ही प्रयोगकर्ता होता है। उपभोक्ता जो होता है वही अनुसंधान करता है, क्योंकि जो उपभोग करेगा वही तो इसका अनुसंधान कर रहा है। यानी जो शोधन करता है, जो शोध कर रहा है, वही इसके परिणामों का उपयोग करता है। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है दोस्तों? क्रियात्मक अनुसंधान से हमारा अभिप्राय होता है स्कूल की समस्याओं से। यहाँ आप इसमें विशेषता ध्यान रखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द आए तो आप उसका अर्थ स्कूल से ही लेके चलेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान से हमारा जो अभिप्राय होता है, स्कूल में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं
वो जो है स्कूल की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से हल करते हैं और स्कूल की जो गतिविधियां हैं उनमें सुधार करते हैं, इससे होगा। तो यानी स्कूल के जो भी कर्मचारी हैं या स्कूल के जो भी व्यक्ति हैं जो स्कूल की समस्या है उसका हल करते हैं वैज्ञानिक तरीके से, तो वो सारा का सारा किस में आता है, क्रियात्मक अनुसंधान में आता है दोस्तों। और इसका उपयोग कौन करेगा, जो कर्मचारी कर रहा है, शोध कर रहा है, वही तो करता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है दोस्तों। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार, विद्यालय के संगठन में सुधार, छात्र व शिक्षकों में दोषों का निवारण, या फिर सभी। अभी हमने इसको अच्छे से समझा है, अगर थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल करोगे तो आंसर जो है आपका बिल्कुल सही होगा। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा, तो देखिएगा हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। ये सारे कार्य हम करते हैं। अभी हमने देखा था इसका संबंध था स्कूल में जो भी समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से हल करना है, और स्कूल की जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार करेंगे। कार्यप्रणाली के साथ साथ संगठन भी देख सकते हैं, शिक्षकों में, छात्रों में, दोषों में, किसी में भी जो दोष है उसके लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, ये एक परिभाषा है दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशंसकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। आपको यह बताना है कि यह परिभाषा किस व्यक्ति की है दोस्तों। मौली की है, चंद्रमौली की है, गुड की है, या फिर कोरे एवं गुड दोनों की है। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर, तो देखिएगा दोस्तों परिभाषा रटी हुई होनी चाहिए, इसलिए हमारा सही आंसर होगा, देखिए गुड, और इसका पूरा नाम है कार्टर वी गुड। इसके बाद में देखिएगा अगला हमारा प्रश्न आता है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है, यानी प्रथम चरण क्या होगा दोस्तों। अभी हमने ये सारे चरण देखे थे, हल्का सा वापस रिकॉल करके देखिएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, तो हमारा जो प्रथम पद होगा वो होगा नंबर 1। सबसे पहले क्या होगा, समस्या का ज्ञान। उसके बाद में देखिएगा हमने क्या कहा था, समस्या की पहचान कर उसका चयन करना। पहले पहचान यानी समस्या का ज्ञान करेंगे, फिर उसका चयन किया जाता है। जो एंडरसन ने कहा था उसने भी यही कहा था, समस्या की पहचान कर चयन करना दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। छठा हमारा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे। इन चारों में से हमें बताना है, गुड थे, लेविन थे, कोरे थे, या फिर मोली थे। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले व्यक्ति कौन थे। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो थे कोरे, स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे जो थे ये कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कौन से विश्वविद्यालय के, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1953 के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर स्थायी रूप से इसे प्रतिष्ठित करने का कार्य किया था। तो स्टीफन एम कोरे का नाम आता है। और मोली का नाम किस लिए जाना जाता है, मोली ये मानते थे कि क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो कोरे के द्वारा किया गया है। लेविन को देखिएगा, लेविन किस लिए जाना जाता है, 1946 के अंदर इन्होंने सामाजिक अध्ययन के अंदर मानवीय संबंधों को अच्छा करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग पे बल दिया था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और गुड की परिभाषा अपने देख चुके हैं, अभी हमने पिछले 2-3 प्रश्न पहले ही देखा था गुड की परिभाषा कौन सी थी। तो ये चारों नाम हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात जो है वो किस कंट्री में हुआ था, आपको बताना है। फ्रांस में, अमेरिका में, भारत में, या फिर ब्रिटेन में। क्रियात्मक अनुसंधान का जो सूत्रपात हुआ है वो कौन से देश में हुआ है, क्या है हमारा सही आंसर, फ्रांस, अमेरिका, भारत, या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, अमेरिका था। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का जो श्रेय है वो अमेरिका को जाता है, ये हमारा सही आंसर है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ था दोस्तों, सन हमें बताना है, 1953, 55, 57, या फिर 59। अभी हमने बात की है दोस्तों, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, 1953 में। और करने वाले कौन थे, कोरे। करने वाले कौन थे, कोरे थे दोस्तों। कहाँ के थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। 1953 के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में स्थायी रूप से इन्हें प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान को। अगला है, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों।
आपको बताना है क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, कोरे थे, कोलियर थे या राइटस्टोन थे या फिर बेस्ट थे, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, कोलियर वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और कब किया था दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इन्होंने इसका प्रयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने, कोलियर ने जो है क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करके अपने कार्यों में सुधार करता है। ये परिभाषा है दोस्तों, ये परिभाषा आपको बतानी है इनमें से किसकी है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, किसकी है ये परिभाषा? स्टीफन कोरे की है, कॉटरवुड की है, मोली की है या फिर बेस्ट की है दोस्तों? किसकी है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, ये स्टीफन कोरे की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है दोस्तों? ये स्टीफन एम कोरे की परिभाषा है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों? प्रख्यात शिक्षक आवश्यक है, पर्याप्त समय आवश्यक है, परिकल्पना निर्माण आवश्यक है या फिर कक्षा आवश्यक है। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के लिए ये 4 चीजें हैं, इनमें से कौन सी आपको सबसे ज्यादा जरूरी चाहिए? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, यानी क्या चाहिए आपको? परिकल्पना का निर्माण करते हैं। परिकल्पना को हमने और क्या कहा था दोस्तों? उपकल्पना कहा था। तो उपकल्पना क्या होती है? संभावित जो भी हल हो सकता है उसकी अपने बात कर रहे थे। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है दोस्तों? इनमें से आपको बताना है। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना, विद्यालय का आर्थिक ढांचा सुधारना, नए सिद्धांतों की खोज करना या पुराने सिद्धांतों की व्याख्या करना। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, बताइएगा। अच्छे से 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे और पिछला रिकॉल करेंगे तो आराम से आपका सही आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना। अभी हमने बात भी की थी। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारी और व्यक्ति जो हैं स्कूल की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं और मुख्य गतिविधियां जो है उनमें सुधार लेकर के आते हैं, कार्यप्रणाली में सुधार लेकर के आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है दोस्तों, कहां तक सीमित है? घर तक, विद्यालय तक, समाज तक, कक्षा तक? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? हल्का सा रिकॉल करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। हमने इसके विषय में बात भी की थी दोस्तों। हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, विद्यालय तक की तो सीमित है ना, घर का तो कोई लेना देना ही नहीं था। समाज तक सीमित कैसे हो सकता है? समाज तो बहुत बड़ा होता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान से हल की जा सकती है कौन सी समस्या हल की जा सकती है? दोस्तों पूरा अच्छे से पढ़ करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। भावनाओं में मत बहना, जल्दीबाजी मत करना, वरना ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान से कौन सी समस्या को हल किया जा सकता है? जो तथ्य आपके पास में है उन्हीं से आपको निष्कर्ष निकालना है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या या फिर समाज की बुराइयां, बालकों में धूम्रपान की आदत या फिर सारी? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, बालकों में धूम्रपान की आदत। क्योंकि वो बालकों की समस्या है, वो स्कूल की समस्या है, छात्रों की समस्या है, इसलिए हम इसमें सुधार कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। समाज की बुराइयों के लिए क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होता, पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होता है, इसलिए जल्दीबाजी करके ये आंसर आपको नहीं करना था दोस्तों, और ये करना भी मत। पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमने क्या कहा, क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों से, कर्मचारियों से, स्कूल से लेना देना होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के विषय में। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है, किससे होता है दोस्तों? किसकी समस्याओं से होता है? विद्यालय की समस्याओं से, छात्र के परिजनों से, शिक्षकों की घरेलू समस्याओं से, मनोरंजन से? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सही आंसर निकल जाएगा। विद्यालय की समस्या है, छात्रों के परिजन की है, शिक्षकों की है या फिर मनोरंजन की है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, विद्यालय की समस्या से। वैसे तो देखिएगा विद्यालय के अंदर जो है छात्र और जो शिक्षक हैं वो दोनों ही आ गए, तो ये वैसे भी हो गया। लेकिन छात्रों के परिजनों से नहीं करेंगे। अपने शिक्षकों की अगर कोई समस्या है तो वो इसमें आती तो है, लेकिन अगर वो स्कूल से रिलेटेड है तो उसकी घरेलू समस्याओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करेंगे। भाई शिक्षक घर पे बैठ करके अपना अनुसंधान खुद करेगा, वो खुद ही अपनी समस्याओं को दूर करेगा। स्कूल में जो कुछ भी होता है जिसका संबंध स्कूल की समस्या से है वो सारी हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों।
अगला जो हमारा प्रश्न है वो है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है पाठांतर क्रिया, परीक्षा संबंधी समस्या, बाल विवाह की समस्या या फिर सभी। आपको दोस्तों बताना है क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, किन किन को अपने शामिल कर सकते हैं। दोस्तों क्या होगा सही आंसर? अगर ऑप्शन आपने पढ़ लिए अच्छे से तो चेक कर लीजिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। ये सारी के सारे पाठांतर क्रिया है, परीक्षा संबंधी कोई समस्या है, बाल विवाह की समस्या है, शिक्षण से संबंधित कोई भी समस्या है तो भी हम उसको शामिल कर लेंगे। यदि विद्यालय के संगठन से कोई संबंधित समस्या है तो भी, विद्यालय प्रशासन से संबंधित कोई समस्या है तो भी, यानी विद्यालय से संबंधित कुछ भी है तो उन सभी को हम शामिल किया करते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्रियात्मक अनुसंधान में किन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी समस्या है जिसका समाधान क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं होगा। बाल विवाह संबंधी, शिक्षण संबंधी, परीक्षा संबंधी या फिर घरेलू कार्य संबंधी। आई होप अभी तक आप सारी बात को समझ चुके होंगे और इस प्रश्न का आंसर गलत नहीं करेंगे दोस्तों। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 4। दोस्तों घरेलू कार्य के लिए क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करेंगे, विद्यालय से संबंधित है तो विद्यालय तक ही सीमित रहने देना, विद्यालय की अगर कोई समस्या है तो उसको इसमें शामिल करते हैं। इनमें से कौन सी बाल व्यवहार संबंधी समस्या नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि बाल व्यवहार संबंधी समस्या कौन सी नहीं है। दोस्तों यौन अपराध करना, उपलब्धियों का सही मूल्यांकन नहीं होना, विद्यालय से भाग जाना, कक्षा में लड़ाई झगड़ा होना। बाल व्यवहार से संबंधित कौन सी समस्या नहीं है दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, उपलब्धियों का सही मूल्यांकन नहीं होना। ये मूल्यांकन की समस्या है दोस्तों। बाल व्यवहार से इसका क्या लेना देना है, कोई संबंध नहीं है। यौन अपराध लें, चाहे विद्यालय से भाग जाना लें, कक्षा में लड़ाई झगड़ा, ये सारे बालक से ही संबंधित है क्योंकि उसके बालक का व्यवहार है दोस्तों, ये उसका व्यवहार नहीं होता। क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। किस विषय में भिन्न है दोस्तों? अध्यापकों, शिक्षक, प्रबंधकों और प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है, प्रशासकों द्वारा किया जाता है, प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, न्यायाधीश पर आधारित होता है। हमने कहा क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। किस रूप में भिन्न है? तो क्रियात्मक अनुसंधान की यहाँ विशेषता ढूंढिए। क्रियात्मक अनुसंधान किस रूप में भिन्न है? तो क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों और प्रशासकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए भिन्न है क्योंकि बाकी जो है ये मौलिक अनुसंधान के लिए जाने जाते हैं, इसलिए सही आंसर हमारा होगा पहला। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? इनमें से आपको बताना है। अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को। यह अध्यापकों और शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? यानी इनमें से वो कथन ढूंढना है जो सही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 3। व्यापक स्तर पर निर्णय के लिए सूचना संकलन का जो कार्य है वो इसमें किया जाता है, ये सही नहीं है। ये अध्यापकों और शिक्षा व्यवसाय में जुड़े हुए लोगों द्वारा किया जाता है, अपनी बात कर चुके हैं। किसी विशेष समस्या के लिए हम इसको करते हैं, रोजमर्रा के स्कूल की जो समस्या है उनके लिए भी ये किया जा सकता है। तो ये वाली बात हमारी सही नहीं है। आगे दोस्तों कुछ एक प्रश्न है हमारे सामने जो रीट आरटेट जो है 11-12 में हुई थी, उस परीक्षा का नाम हुआ करता था आरटेट और बाद में जो है इसका नाम हो गया था रीट। और अन्य जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें से इस टॉपिक में से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके विषय में बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, बताइएगा दोस्तों क्या है? नवीन ज्ञान की खोज करना है, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करना है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार करना है, या फिर कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। ये अब तक आप पढ़ चुके हैं, आई होप ये सभी का सही होगा। इनमें से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? 4 समस्याएं आपके सामने हैं, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी समस्या जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी नहीं किया जाना चाहिए। हिंदी के 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्य अनुदेशन का प्रभाव, भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का
प्रयोग। दोस्तों क्या होगा सही आंसर? अच्छे से पढ़िएगा चारों ऑप्शन और फिर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। जो स्कूल से रिलेटेड है, सभी स्कूलों में ऐसी समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, परंपरागत विधि के ऊपर। ये वाला नहीं होगा दोस्तों, बाकी सारी की सारी होती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? इनमें से क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर इनमें से कौन सा है, यानी कौन सा शोध का चरण है जो क्रियात्मक शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, प्रोग्राम का क्रियान्वयन और उसका अंतिम मूल्यांकन जो है वो इसको बनाता है। क्या वो इसको क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है किसी भी शोध को? इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? दोस्तों क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उनका सांख्यिकीकरण हो सके। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है। दोस्तों अच्छे से इन ऑप्शन को पढ़ करके आंसर निकालने का कोशिश कीजिएगा। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है। जो भी क्रियात्मक उपकल्पनाएं बनाते हैं वो इसी पर आधारित होती है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? आई होप आप सभी इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए किससे पूछा जा रहा है? विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार के लिए। तो विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार के लिए जो होगा वो क्या कहलाएगा? दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सा संबंधित नहीं है। क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? यानी हमने कहा संबंधित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1। देखिएगा ये कोई सिद्धांत निर्माण के लिए नहीं होता, समस्या के समाधान के लिए होता है, इसलिए समस्या पर ही केंद्रित रहता है और ये रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान बल देता है, किस पर देता है दोस्तों? तात्कालिक अनुप्रयोग पर, सिद्धांत विकास पर, सामान्य अनुप्रयोग पर, सामान्य वातावरण में समस्या समाधान पर। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, तात्कालिक अनुप्रयोगों पर यह बल देता है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्न में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में शामिल नहीं करेंगे? दोस्तों नहीं को ध्यान में रखना, किसको आप शामिल नहीं करेंगे, किस चीज को आपको शामिल नहीं करना है। अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो वो है हमारा नंबर 3। अब देखिए अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि तो चाहिए ना, समस्या का तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। अनुसंधान के लिए उपकरण भी चाहिए, अनुसंधान की परिकल्पनाओं की होगी, इसके लिए मूल विस्तृत व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। ये तीनों हमारे लिए सही है, इसको अपने को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे क्या कर सकेंगे? दोस्तों इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे या फिर शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा, आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि आप क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।